subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। हम बात करेंगे उसके बेसिक इंट्रो के बारे में, बेसिक आपके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या उसके बेसिक टाइप्स हैं और क्या बेसिक उसके जो आपके डिस्पर्सन हैं, स्क्यूनेस हैं या कुर्टोसिस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रो पार्ट है। इसके बाद हम डिटेल बात करेंगे इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं आपके मीन, मीडियन और मोड, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारे डेटा सेट पे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो इफ यू वांट टू वॉच वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टैटिक्स और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आप नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो किसी भी डेटा सेट में एक ऐसा वैल्यू मेजर करना या आइडेंटिफाई करना जो उस पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता हो, उससे उस डेटा को, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मेजर ऑफ या सेंट्रल टेंडेंसी। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा में इस तरीके से आपका होगा ग्राफ उसका, जहां पे आपका ये लोअर वैल्यू है और ये आपका है हायर वैल्यू। तो उसका एक ऐसा वैल्यू जो है हमको आइडेंटिफाई करना है जो उस पूरे होल डेटा को रिप्रेजेंट करे, वही एक तरीके से आपका सेंट्रल टेंडेंसी है उस डेटा का, जो कि फ्रिक्वेंटली हम मोड, मीन या मीडियन से डिनोट करते हैं। तो ये तीन मेन कंपोनेंट हैं जो हमको बेसिकली पढ़ना होता है आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, चाहे आप यूजी पे हों, चाहे पीजी पे हों, चाहे पीएचडी पे हों। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज द स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो इसके लिए एक तरीके से ये एवरेज वैल्यू है। इट टेल अस द पॉइंट अबाउट विच आइटम हैव a tendency to collection. Such a measure is considered as the most representative figure value for the entire mass of data. Represent the single value to describe the whole data set. जिसे मैंने पहले भी कहा कि आपके एक ऐसा वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं जो उस पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे, डिस्क्राइब करे, उनके जो भी वैल्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट करे, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। This representative value is called as the measure of central tendency, like the mode, median and mean are the most common statistical average। तो बेसिकली हम मीन, मोड और मीडियन ही पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या इसके अलावा और कौन से आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा मैथमेटिकल एवरेज, एक है हमारा एवरेज ऑफ पोजीशंस। तो एक जो है पोजीशन के बेस पे होता है, एक आपका मैथ्स के बेस पे होता है। जो मैथमेटिकल एवरेज हैं उसको हम फर्दर आपके अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिंपल मीन्स, एक है आपका वेटेड मीन। तो हमारे जो सिलेबस में है बेसिकली मीन जो पढ़ना है आपके भी हम लेवल पे, तो वो है हमारा सिंपल मीन। इस सिंपल मीन को ही हम एक तरीके से अर्थमेटिक मीन के रूप में जानते हैं, और हम लोग इसके जो इंडिविजुअल डेटा हो या आपकी डिस्क्रीट डेटा हो या फिर ग्रुप्ड या कंटिन्यूस डेटा हो, उनमें हम कैसे मीन निकाल सकते हैं वो हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इसके अलावा आपका वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं पढ़ने वाले इन टॉपिक्स को। इसके अलावा बात करें एवरेज ऑफ पोजीशन पे, बेसिकली आते हैं आपके मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मीडियन और मोड, जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई है। ठीक है। अब मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एवरेज निकालते क्यों हैं। ठीक है। सो टू गेट द सिंगल वैल्यू टू दैट डिस्क्राइब द होल डेटा ग्रुप, लाइक एवरेज ब्लड शुगर लेवल ऑफ द होल ग्रुप। तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल क्या है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, तो एक तरीके से ये डिस्पर्सन ग्राफ है जहां पर डेटा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें जो लोअर, ये आपका लोअर रेंज है और ये हमारा है हायर रेंज, और ये हमारा है मिड वैल्यू, एक तरीके से जिसको मीन या मीडियन या मोड बोल सकते हैं। तो बात करें इस डेटा सेट की, इसको आप देखिए, ये हमारे पास ग्रुप ए है। ठीक है। तो ग्रुप ए में 3 लोग हैं, सपोज 3 पर्सन है, सैंपल हमारा 3 है, x1, x2 और x3 मान लेते हैं। तो इनका जो मीन वैल्यू क्या होगा, 110 होगा, है ना। जो मीन भी बोलो या बोलो मीडियन बोलो, क्योंकि हम मीडियन के केस में जो है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो 100 इसका लोअर रेंज होगा, 100 इज द लोअर रेंज और 120 इज द हायर रेंज। ठीक है।
और जो हमारा जो मिड है या मीडियन है या मीन है वो क्या होगा, 110 होगा, है ना। तो ये आपके इस ग्रुप की जो डेटा सेट है उस पर हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस ग्रुप के जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल है वो होगा हमारा 110 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसलिए मीन या मोड या मीडियन निकालते हैं ताकि हम उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके एक वैल्यू की हेल्प से। सेकेंड, टू फैसिलिटेट द कंपेयर बिटवीन द टू डिफरेंट ग्रुप, हम इसकी हेल्प से अगर हम अलग अलग ग्रुप के मीन निकाल लें या मोड निकाल लें या मीडियन निकाल लें तो हम उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि बात करें ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी की देखें तो इसमें भी तीन पर्सन है, x1 x2 x3। इनका जो आपका वैल्यू है वो क्या है, 210, 200 और 220। तो 200 इज द लोअर रेंज, 20 इज द हायर रेंज। तो आपका लोअर क्या होगा 200, ये होगा 210 और ये होगा 220, है कि नहीं। तो इस ग्रुप के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इन पूरे ग्रुप का जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल है वो है हमारा 210 mg पर डेसीलीटर। तो ये हम इस ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। अब इसके हम मीन की हेल्प से हम इस दोनों ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि जो ग्रुप ए का शुगर लेवल है वो आपके ग्रुप बी के कंपेयर पे कम है। ग्रुप ए हैज द लोअर ब्लड शुगर लेवल एज कंपेयर टू द ग्रुप बी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपके ग्रुप ए जो है वो नॉर्मल पेशेंट हो सकते हैं और जो आपके ग्रुप बी हैं उनमें डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं या उनको डायबिटीज हो सकता है, इसलिए उनका ब्लड शुगर लेवल हायर है। तो इसलिए आपका मीन, मीडियन और मोड या सेंटर ऑफ टेंडेंसी से हम किसी दो ग्रुप के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इट ऑफर्स द बेस ऑफ कंप्यूटिंग अदर मेजर्स लाइक द वेरिएशंस, डिस्पर्सन, स्क्वीनेस और कुर्टोसिस। तो इसकी डाटा की हेल्प से हम जो अदर वेरिएशंस हैं, अदर फैक्टर्स वगैरह हैं, जो कि बात करें हम लोग वेरिएशंस की हो या डिस्पर्सन की हो या स्क्यूनेस की हो, कुर्टोसिस की हो, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम केवल सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के बेस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते डेटा सेट को, हमको इंडिविजुअली उनके जो वेरिएशंस हैं उनको भी देखना पड़ता है। जैसे कि बात करें डिस्पर्सन की, मतलब होता है आपका स्प्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं हमारी नॉर्मल डेटा है जहां पे हम मान लेते हैं कि चलिए आपका 100 लोअर रेंज है, 200 मीन है और हमारा 300 अपर रेंज है या हायर रेंज है। तो डेटा है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 100 to 300। तो रेंज कितना हो गया 200 आपका इसका रेंज होगा, ठीक है। जो हायर माइनस लोअर मतलब कितना हो गया 300 माइनस 100, तो 200 का रेंज हो गया। लेकिन इस मिड वैल्यू से बात करें, जो मिड वैल्यू से बात करें, जो वेरिएशंस कितने होंगे, ये होंगे 100 का, इधर क्या होगा 100 का। मतलब इस मिड वैल्यू से +100 और -100, इस तरफ क्या होगा माइनस वैल्यू, इस तरफ क्या होगा प्लस वैल्यू, है ना, हम लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका मिड पॉइंट है, मीन वैल्यू है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है। सेम देखते हैं हम लोग इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ का भी मिड वैल्यू अगर 200 होगा, लेकिन इसमें हम अगर देख सकते हैं कि इसका डिस्पर्सन हायर रेट है, इसमें जो वेरिएशंस हैं वो हाई हैं। तो हो सकता है इसका जो वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 50, इधर होगा आपका 350। इसका जब मीन निकालेंगे तो आंसर आपको 200 ही मिलेगा। लेकिन जो वेरिएशंस हैं, जो डिस्पर्सन है, इसमें हाई है, ठीक है। इसमें कितना वेरिएशंस है, इसमें आपका लगभग 150, इधर कितना है 150, इधर प्लस, इधर आपका माइनस। तो ये आपका क्या है वेरिएशन, या फिर बोल सकते हैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन, मींस डेविएशन फ्रॉम द मीन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपके मीन वैल्यू से कितना डिविएट है, कितना फॉर है, कितना वेरी कर रहा है, प्लस की ओर या माइनस की ओर। तो इस केस में आपका ये हो गया। सेकेंड केस ये देखिए, सपोज इसमें आपका भी 200 मीन वैल्यू है, जहां पे आपका जो हायर या लोअर की बात करें तो ये आपका सपोज हो सकता है 150, ये हो सकता है हमारा 250, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएशंस कितने हैं, बहुत कम है, केवल कितना का है इसमें आपका +50, इधर आपका -50। तो इसमें जो बात करें हम लोग वेरिएशंस की, डिवीजन की, इसमें आपका कम है, इसमें आपका हाई है एज कंपेयर टू द दिस डेटा सेट, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको डिसीजन लेने के लिए, आपको डेटा सेट को पहचानने के लिए। साइंटिफिकली ये कहता है कि जो डेविएशन है या आपके वेरिएशंस हैं वो कम से कम हो, तभी जो डेटा है वो रिलायबल हो सकता है, उसकी जो एफिशिएंसी है या उसकी जो एक्यूरेसी है या उसकी जो मान्यता है,
ठीक है, या फेथफुलनेस है वो हाई होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा डिस्पर्सन का, जो डिटेल्ड हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे, क्योंकि आपकी अलग से ये टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हम रेंज है, डेविएशन है, हम पढ़ेंगे। तो ये आपका रेंज है, ठीक है, ये क्या आपका रेंज है, यहाँ पे क्या रेंज था आपका 100 to 300, तो इसमें रेंज कितना हो गया, इसमें आपका रेंज एक तरीके से कितना हो गया, हायर माइनस लोअर, मतलब 200 का रेंज है इस पे, है ना। ये जो रेंज है कितने का है, 200 का है, ये रेंज आपका है। इसमें कितने का है, इसमें आसपास है आपका 300 का रेंज है, ठीक है, 150 प्लस 150 माइनस। और इसमें कितना रेंज है, इसमें रेंज है हमारा 100 का रेंज है, ठीक है। तो ये आपका रेंज है, तो रेंज भी जितना कम होगा, डिविजन जितना कम होगा, वो डेटा उतना ही अच्छा होता है। ये मतलब हमारा डिस्पर्सन का। नेक्स्ट है स्क्वीनेस, मतलब आपका एक तरफ डेटा का झुक जाना या उसके कंपोनेंट्स हाई होना, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट स्क्वीड है जो कि नेगेटिव हम बोल सकते हैं, या आपका राइट स्क्वीड है, या आपके जो पॉजिटिव बोल सकते हैं, नॉर्मल है। अब देखिए कैसे, सपोज बात करें, ये हमारा डेटा सेट एक होगा, मान लो 40 और मिड वैल्यू 60 और हो गया 100, सॉरी ये मानते हैं 20, तो 20 60 प्लस 100, इसका जो मीन वैल्यू क्या होगा हमारा ये होगा हमारा 60 ही होगा। ये आपका हो गया 20 प्लस 60 प्लस 100, मतलब हो गया 180, 180 अपॉन 3 करेंगे तो आंसर आएगा 60, तो मिड वैल्यू है। लेकिन अगर आपका जो डेटा सेट है जिसमें रेंज आपका 20 है, एक आपका है इधर 100 हो गया, और एक वैल्यू हमारा है 80 है, जाहिर सी बात है जो मिड वैल्यू है वो आपके हायर डेटा सेट की ओर थोड़ा सा मूव करेगा। इसका जो हम इसका जो हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मीन जो मीन निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 200 माइनस 3, जो मीन वैल्यू है वो क्या होगा, एवरेज मतलब 20 प्लस 80 प्लस 100 मतलब 200, तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 66.6 की। तो इसका जो शिफ्ट अप है वो इस तरफ होगा, है ना, ठीक है, इधर डिस्पर्सन कम, इधर हायर है एक तरीके से। ये हो गया 66.6 इसका मीन वैल्यू, ठीक है। बात करें इस डाटा की, तो इसमें भी हम बात कर सकते हैं कि एक तरफ मान लो ये 40 हो गया, ये 20 40 हो गया, एक हो गया आपका 100 हो गया हायर रेंज। तो जो हायर जो आपके डेटा हैं वो आपके लोअर रेंज की और हैं, तो इसलिए जो डेटा का जो शिफ्टअप है, जो मीन का शिफ्टअप है वो आया सेंटर शिफ्टअप है आपका इस तरफ हो गया है, राइट की तरफ हो गया है। इसको लेफ्ट स्क्विड और राइट स्क्विड बोल सकते हैं। इसका देखिए मीन कितना होगा, इसका मीन निकालेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 40 60 हो गया, और 100 कितना हो गया 160 अपॉन 3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 53 पॉइंट समथिंग होगा आसपास, ठीक है। तो ये इसका होगा मिड वैल्यू, इसको बोलते हैं स्क्वीनेस या तिरछा हो जाना या टेढ़ा हो जाना, ठीक है, एक तरफ राइट या लेफ्ट। अब आते हैं कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस में क्या होता है, डेटा का स्प्रेडिंग जब होता है तो आपके मीन के अराउंड हायर या लोअर हो जाता है। तो इसकी बात करें, इसमें आपके रेंज बढ़ जाते हैं, इसमें रेंज कम होते हैं। इसका ये मीडियन है, ये आपका नॉर्मल डेटा है एक तरीके से। इस नॉर्मल के कंपेयर पे जो रेंज है, अगर आपके बढ़ेंगे, डिस्पर्स होंगे, तो आपका जो डेटा का जो हाइट है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटिक्रिटिक। ये आपका मीजोक्रिटिक, ये आपका है लेप्टोक्रिटिक, जहां पे आपका जो रेंज है ये वो कम हो जाता है, इसमें आपका कम होगा, इसमें आपका बढ़ जाता है। तो ये आपका है कुर्टोसिस। जो बेसिक आपको पढ़ना है वो आपका डिस्पर्सन ही पढ़ना है हमको, जिसके अंदर में रेंज जो है, वेरिएशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो सब आते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं वो कैसे हम लोग डाटा को बनाएंगे या करेंगे। तो हम ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं या ऐसे निकालते हैं कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो। जो मीन वैल्यू है, जो मोड है या मीडियन है, जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी है, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, सिंपल टू कंपटीशन एंड कंपेरिजन, उनका जो कंपटीशन है वो बहुत ईजी हो, प्लस उनका जो कंपेरिजन है बिटवीन द टू ग्रुप्स वो भी ईजी हो। बेस्ड ऑन द ऑल डेटा सेट, जितने हमारे पास n नंबर हैं, मतलब अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं, मान लो हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो हम जो डेटा सेट बनाएंगे वो पूरे 100 स्टूडेंट का बनाएंगे। सपोज हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास, तो किसी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सारे के जो परसेंटेज है उसको हम प्लस करेंगे, फिर निकालेंगे मीन निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, उस पूरे क्लास का एवरेज निकलेगा, ठीक है। अगर हमने उस 100 स्टूडेंट से मान लो 5 स्टूडेंट्स को निकाल दिया, तो आपका डेटा बहुत वेरी कर सकता है। अगर उस स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, या तो वो सारे बहुत टॉपर्स होंगे तो आपका जो मीन वैल्यू कम हो जाएगा,
या अगर आपके वो जो आपका जो 5 लोगों ने जिन्होंने 5 हमने काउंट नहीं किया, उनका जो परसेंटेज बहुत ही कम होगा, वो फेलियर है हो सकता है, तो डेटा भी आपका चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्क्वेड, है ना, मतलब लेफ्ट या राइट की ओर शिफ्ट होना हमारे मीन वैल्यू का, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रीम ऑब्जर्वेशन। अगर हम 100 में से 98 को भी ले रहे हैं, सपोज हमारा 100 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, अगर उसमें 98 लोगों का रिजल्ट आ चुका है और 2 का रिजल्ट नहीं आया है, तो मीन वैल्यू निकालेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, तो उसका जो 2 जो बचे हैं रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा तो उनके जो रिजल्ट हैं वो इस मीन वैल्यू के आसपास रहे तो बेहतर है, एक्सट्रीम ना हो, एकदम हायर लोअर ना हो ना एकदम हायर ना हो। तो ये जो है इधर नहीं होगा, इधर अगर होता है मतलब वो डिफर कर सकता है, उसमें फिर आपका स्क्विडनेस आ सकता है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, जो सैम्पलिंग स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आप रिजल्ट्स, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं किसी गांव की पॉपुलेशन है, अगर हम गांव पे एक सर्वे करा रहे हैं तो पूरे गांव के लोगों को सर्वे नहीं कर सकते, बट हम बायसनेस नहीं होना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली सैम्पलिंग करें, रेंडम सैम्पलिंग करें। अगर बात करें किसी क्लास में अगर हमको आईक्यू लेवल चेक करना हो, या तो हम पूरे क्लास का करें, अगर हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ए या ग्रुप बी, तो उसमें हम लोग रेंडमली सैम्पलिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में केवल टॉपर्स को रख दिए, एक ग्रुप में केवल आपके जो बिग वेंचर्स हैं, या बात करें जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको रख देंगे। तो जाहिर सी बात है जो टॉपर्स जो बच्चे होंगे उनकी आईक्यू लेवल थोड़ा सा अधिक होगा, या उनका परसेंटेज हाई हो सकता है एज कम्पेयर टू द वीकर सेक्शन। तो हम सैम्पलिंग जब करते हैं तो सैम्पलिंग की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सैम्पलिंग की रियलिटी होनी चाहिए, इसलिए हम रेंडम सैम्पलिंग करते हैं। हमको पता नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैम्पलिंग, है ना। अगर मेरे को अपने क्लास में स्टूडेंट्स के छांटने हैं तो मुझे पता है कौन होशियार है कौन गधा है, लेकिन इसलिए हम ऐसे इंसान से सैम्पलिंग कराते हैं ताकि उसको पता नहीं हो कि कौन पढ़ने में अच्छा है कौन नहीं है। तो इस तरीके से सैम्पलिंग भी होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द measures of central tendency, basic concepts, types and their basic role in the biostat. So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos in last. Thank you, keep watching.